हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का परवा एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त बढ़िया धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो तो अपन पढ़ रहे हैं अम्ल, सारक और लवण। तो अम्ल और सारकों के बारे में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। अब अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सारक का। तो बताओ सारक क्या होते हैं, इसके बारे में अपन बात करना शुरू करते हैं। देखो भाई, सारक और अम्ल क्रिया करते हैं। तो हमने कल एक बात कही थी कि जब अम्ल और अपन किसकी क्रिया करवाएं, सार की क्रिया कराएं, तो क्या बनता है? लवण। एक पदार्थ बनता है जिसे अपन लवण कहते हैं, साथ ही जल बनता है। तो ये क्या होता है? लवण। तो अब हम बात करेंगे कि जो लवण है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक नाम आता है, क्या? लवण परिवार। भाई साहब, लवणों के भी परिवार है। जिस तरह से तुम्हारा परिवार है वैसा का वैसा लवणों का भी परिवार है। अब बात यह है कि सर लवण परिवार कहोगे किसे? तो देखो, समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। क्या बात है? अगर किसी में धन मूलक जैसे Na+ आ रहा है, फिर Na+ आ रहा है, सेम धन मूलक आ रहा है, तो वो एक ही परिवार है। जैसे यहां पर देखो NaCl, तो इसमें कौन आ गया? Na। और Na2SO4, इसमें कौन आ गया? इसमें भी Na आ गया। इसका मतलब ये Na का परिवार है। तो बताओ ये Na यानी कि सोडियम का परिवार। तो बताओ ये किसका परिवार कहलाएगा? सोडियम का परिवार। अच्छा, Na तो प्लस होता है, इसका ये मतलब ये धन मूलक है। तो इन दो फॉर्मूलों में धन मूलक समान है, और धन मूलक समान है तो ये दोनों एक ही परिवार के कहलाएंगे। सही बात है। ये देखो आप, इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है NaCl और इसके साथ लिखा हुआ है KCl। अब आप बात बताओ मेरे को, इसमें क्या आ गया? इसमें आप कहोगे सर इसमें तो Cl आ गया। कौन आ गया? Cl। और इसमें कौन आ गया? Cl। तो बताओ, क्लोरीन Cl माइनस है तो हम कह सकते हैं ये ऋण मूलक है। कैसा मूलक है? ऋण मूलक है। तो ये इसमें ऋण मूलक दोनों समान है, इसलिए ऋण मूलक समान कौन है? क्लोरीन। इसलिए क्लोरीन लवण का परिवार है। तो ये किसका परिवार है? क्लोरीन लवण का परिवार। ठीक। अब हम बात करते हैं लवणों का pH कितना होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है लवण का pH कितना होता होगा? अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको। अच्छा, NaCl तो लूण है, जो आपके घर में नमक होता है वही तो है। अब आप एक महत्वपूर्ण बात सुनो। अच्छा, आप घर में नगटे फिर रहे थे और आपने देखा शहद, और शहद के जाके झापा मारा, तो शहद खाने की तरफ जाओगे तो मधुमक्खी आएगी और मधुमक्खी आपको झाप लेगी, और मधुमक्खी क्या करेगी? आपके डंक मारेगी। बताओ कौन सा अम्ल छोड़ेगी आपके शरीर के अंदर? मधुमक्खी अम्ल छोड़ेगी, फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल। अब मेथेनोइक अम्ल को उदासीन करना है, तो बताओ उदासीन अम्ल को उदासीन करना, अम्ल को उदासीन करना है तो दो तरीके। अम्ल को उदासीन करना है तो इसमें सार डालो, या फिर क्या डालो? या फिर डालो सर जल डालो। क्या डालो? इसको उदासीन या अम्ल के उदासीन तो नहीं कर सकते, तो इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तुम कहोगे सर कम तो कर सकते हैं। तो बताओ हमने क्या किया? सार के तौर पे हमने नमक डाला। तो बताओ नमक होता तो क्या है? तुम कहोगे सर लवण है। अरे लवण है तो इसने अम्ल को उदासीन कैसे किया? क्योंकि इसका pH क्या होगा? क्षारीय होगा। तो अब आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि इसका pH सिर्फ उदासीन नहीं होता, लवणों का pH उदासीन हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है। कैसे? देखो, परबल अम्ल मिलाओगे और परबल क्षार मिलाओगे, दोनों परबल है तो उदासीन, pH 7 हो जाएगी, यानी कि उदासीन होगा। pH कितनी हो जाएगी? 7।
तो क्या होगा, उदासीन। अगर आपने परबल अम्ल मिलाया और दुर्बल सारक मिलाया तो बताओ परबल कौन है, अम्ल है, तो बताओ पीएच कितना होगा, 7 से कम, यानी कि अम्लीय। नेक्स्ट, दुर्बल आपने मिलाया क्या, दुर्बल अम्ल और परबल सार, तो परबल कौन है, सार। सार अगर बेटा परबल है तो बताओ पीएच 7 से ज्यादा, सारी हो जाएगा, लवण क्या हो जाएगा, सारी। दुर्बल अम्ल मिलाया, दुर्बल सार मिलाया, दोनों दुर्बल दुर्बल है, मोड़े मोड़े हैं, कमजोर कमजोर है, तो किसी का प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए हम कह सकते हैं पीएच कितना होगा, 7, यानी कि लवण होगा उदासीन। समझ में आई बात है। तो लवणों का पीएच अम्लीय हो सकता है, सारीय हो सकता है और उदासीन हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, साधारण नमक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साधारण नमक। जो सामान्य नमक है वो कैसे, उसका फॉर्मूला, साधारण नमक का फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड। कैसे बनाते हैं, एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लो और सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, इनकी रिएक्शन कराओगे तो बेटा क्या होगा, तो क्या होगा सर, ये S और OS मिलके क्या बना देंगे, H2 बना देंगे, और ये Cl और ये Na, तो NaCl बना देंगे, क्या बना देंगे, NaCl। समझ में आई बात। अच्छा एक बात, आपको जब आप सूत्र लिखते हो तो सामान्यतः जो धनायन होता है उसको पहले लिखा जाता है, इसलिए आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, CaNa लिखोगे क्या, गलत, ClNa नहीं लिखोगे। रसायनों का कच्चा पदार्थ होता है, ये कच्चा पदार्थ है, बहुत सारे रसायनों का कच्चा पदार्थ है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अरे इससे नमक से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा, और विरंजक चूर्ण, इन सब के लिए ये कच्चा पदार्थ का कार्य करता है, कच्चे रूप पदार्थ से, मतलब इससे ये सारी चीजें बनाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेटा बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कैसे बनाते हैं। क्या लिखा है इसमें, कुछ लिखा है क्या, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करना है, एक सोडियम क्लोराइड का विलयन लेना है। ये हमने सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया, NaCl का क्या लिया, विलयन भर देना है डिब्बे में, और इस साइड से ये सोडियम क्लोराइड का विलयन है, भरते जाना है। NaCl लिखा हुआ है ना, NaCl इस साइड में इसमें डालना है और पूरा भर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। ये जहां से बैटरी का प्लस सिरा जुड़ा रहता है उसे एनोड कहते हैं, और जहां से बैटरी का माइनस सिरा जुड़ा रहता है इसे कैथोड कहते हैं। दोनों को से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आपके क्या होगा, यहाँ पर एक झिल्ली लगा देनी है, एक झिल्ली बन जाएगी, उसमें क्या होगा, NaCl जो है वो पानी में जुड़ा रहेगा, NaCl है, साथ ही साथ क्या है, पानी, H2O। अब ध्यान से सुने और समझे, ये एनोड जो है वो प्लस वाला सिरा है। कैसा सिरा है, प्लस वाला, और क्लोरीन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ऋणात्मक, इसलिए ये प्लस की तरफ जाएगा क्लोरीन, इसलिए यहाँ पर हमने एक छेद रखा, यहाँ से क्लोरीन बाहर जाएगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर जाएगा। फिर H होता है प्लस में, तो H2 कैथोड से होकर बाहर जाएगी, इसलिए ये H2 कैथोड से बाहर जा रही है। H2 कैथोड से गई, ये H2 चली गई, ये Cl चला गया, पीछे क्या बचा, NaO, और एक और O हाइड्रोजन रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaOS। तो ये NOS है, ये NaOS कहाँ चला जाएगा, यहाँ से होता होता यहाँ से बाहर आएगा, सोडियम नमक का घोल NOS के साथ आएगा, यानी कि यहाँ पर NOS आ जाएगा। समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं इस क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं, जल की स्वास्थ्य में करते हैं। स्विमिंग पूल जो होते हैं, जहाँ पर टाबरी नहाते हैं, टाबरी का सब लोग नहाते हैं, नहाने जाते हैं ना, बड़ा सा हौद बना रखा होता है 20 फीट का, उसमें सारे जाके नहाते हैं, उसे स्विमिंग पूल बोलते हैं।
तो वहाँ उसकी सफाई में पीवीसी पॉलीवाइलिन क्लोराइड जो पाइप है, पीवीसी के पाइप आता है ना, उसको बनाने में रोगाणुनाशक के रूप में, सीएफसी में क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है वहां पर क्लोरीन यूज होती है और कीटनाशक के रूप में होती है। ठीक है, H2 ईंधन के रूप में और खाद बनाने में अमोनिया के साथ। ठीक, और इसके बाद ये NaOH का यूज धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए NaOH का यूज कहाँ करोगे? धातुओं से। आप धातुओं पे लगा हुआ है ग्रीस, क्या लगा हुआ है? ग्रीस होता है ना, चिकना हुआ चिकना, वो, और अपमार्जक है साबुन, वो और अपमार्जक बनाना है। और कागज उद्योग में कागज बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा क्या किया जाता है? कृत्रिम फाइबर रेसे वगैरह बनाने में। अच्छा, इस अभिक्रिया को आप क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन और सार बनता है। एक साइड में क्लोरीन बनती है और NaOH, ये क्या है? सार बनता है, इसलिए इसे क्लोर यानी क्लोरीन और NaOH यानी सार अभिक्रिया कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोर सार अभिक्रिया होती क्या है, तो ध्यान रखें, सुने। सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करें, सोडियम क्लोराइड NaCl से जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करें तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनता है, साथ ही साथ क्लोरीन गैस बनती है। तो इसमें वो नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को क्लोर सार विधि कहते हैं। और इसमें उत्पाद कौन कौन बनता है? 3 चीजें बनती है। एक तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी और एक क्लोरीन निकल रही है, जिसे हम क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड सार, और साथ ही साथ एक हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, H2 गैस निकलती है। ठीक, ये अभिक्रिया है NaCl प्लस H2O और NaOH और Cl और H2 गैस, ये अभिक्रिया ध्यान में रखेंगे। सही, नेक्स्ट। विरंजक चूर्ण की बात करें, विरंजक चूर्ण का एक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, नाम ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। और इसका सूत्र CaOCl2। ठीक, कैसे बनता है? चूने का पानी है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना याद करो, बुझा हुआ चूना CaO, और इसके साथ जब अपन पानी मिलाते थे तो क्या बनता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अपन कौन सी गैस प्रवाहित करें? क्लोरीन गैस प्रवाहित करें तो ये विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, साथ ही साथ क्या बनेगा? जल, ध्यान रह जाएगा। इसके उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, वस्त्र उद्योग है, वहां पर सूती और लिनेन के विरंजन हेतु, विरंजन का अर्थ क्या होता है? रंग को उड़ाने के लिए। कागज की फैक्ट्रियों में, कहां पर? कागज की, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इसका उपयोग है। उपचायक, अरे वो याद करो, अपचयन, उपचयन, अप यानी ऊपर, उप यानी नीचे, आप यानी ऊपर, व्यक्ति ऊपर कब जाता? जब ऑक्सीजन की कमी होती थी। और यहाँ पर क्या हो रही है? उप यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि, और जो ऑक्सीजन की वृद्धि कराता है, जो ऑक्सीजन देता है, उसे उपचायक कहते हैं। तो उपचायक के रूप में, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या है? ऑक्सीजन है, तो दे देगा, इसलिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं? उपचायक के रूप में। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार यही लाइन दे दी जाती है और इसका आंसर आपको बताना होता है कि पीने के जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में, कि लाइन ये दी जाती है और ऑप्शन अलग अलग आते हैं कि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ध्यान रखना, किसका करेंगे? विरंजक चूर्ण का। और यहां पर एक कंफ्यूजन वाला एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या? जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो वो होता है धोने के सोडे का, वो मैं आगे बताऊंगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है खाने का सोडा, जो आप घर में कभी कुछ सामान खाने का बनाते हो तो उसमें एक सोडा डालते हो सफेद कलर का, वो बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा
इसका नाम देखो NaHCO3। अच्छा बताओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा मैंने ये नाम पहले भी बताया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा ये हाइड्रोजन है ना, इसको अपन कहते हैं बाई, क्या कहते हैं, बाई। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा, यहाँ खाने का सोडा, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अरे रुको, अभी बताते हैं सारी बातें। NaCl, जब नमक की ही तो बात है, नमक में पानी डालो, CO2 गैस प्रोवाइड करो, साथ में ही NH3 डालो। अब ये क्या बनेगा, एक तो NH4Cl बन जाएगा, साथ ही साथ NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा ये। अच्छा ऐसा का ऐसा धोने का सोडा आएगा, क्या आएगा, धोने का सोडा, उसका भी नाम है सोडियम कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। कई बार टाबर बेटे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोडियम कार्बोनेट किसका सूत्र है और सोडियम बाइकार्बोनेट किसका सूत्र है। ट्रिक बताता हूं, याद रखना, जिंदगी भर याद रहेगा। क्या क्या ध्यान रखोगे बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा बताओ मेरे को, बाई, सामान्यतः बाई हमारे यहाँ मम्मी को कहते हैं, बाई किसको कहते हैं, आपको कैसा, मम्मी को। और कोई बच्चा मान लो शहर का पढ़ रहा है, जिसको लग रहा होगा बाई जी वो होती है रोटी बनाती है, स्कूल में भी होती है ना बाई जी जो चाय वाय बना के देती है। तो सुनो, बाई का क्या काम है, किचन का काम है कि नहीं है, रसोई का काम है कि नहीं है। बाई का काम रसोई का, और रसोई में यूज होता है कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा। ध्यान रह जाएगा, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब भूल जाओगे ना तो आपको कोई नहीं सिखा सकता, मुझे नहीं लगता कोई सिखा पाएगा। अब देखो ध्यान से सुनते जाओ, इनके यूज क्या है। घरों में स्वादिष्ट भोजन बनाना हो, पकोड़े बनाने हो, कचौरी बनानी हो, मिर्ची बड़े बनाने हो, कुछ भी अच्छा अच्छा खाना बनाना हो, खाने को शीघ्र पकाता है, जल्दी जल्दी पका देगा। सोडा अम्ल अग्निशामकों में आग बुझाने के यंत्र आते हैं, उसमें ये एक अच्छा एंटीसिड है। याद करो एंटीसिड क्या होता है, अभी बताता हूं। मैंने बताया था कल कि तुम्हारे पेट में बेटा HCl ज्यादा हो गया। कौन सा अम्ल ज्यादा हो गया, HCl। तो तुम्हारे पेट में गुड़गुड़े उठेंगे। क्या उठेंगे, अरे गैस बन जाएगी भाई। गैस बनेगी तो उसे क्या कहोगे, अपस कहोगे। यहां इसे बोलते हैं एसिडिटी, एसिडिटी नहीं, गलत लिख दिया रे भाई, एसिडिटी। और एसिडिटी को कम करना है तो हमें चाहिए एंटासिड। क्या चाहिए, एंटासिड। और हमने एक एंटासिड पढ़ा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सूत्र याद करो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का धड़ाधड़ MaOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रह जाएगा। अब सुनो, एसिडिटी को कम करने का कार्य ये भी करता है, ये एक अच्छा एंटासिड है। इसका मतलब आपके पेट में कभी गुड़ होए तो क्या खा लो, खाने का सोडा। ठीक, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर क्या होता है सुनो, बेकिंग पाउडर क्या करना है, आपको बेकिंग सोडा लेना है, उसमें एक अम्ल डालना है, टार्टरिक अम्ल, तो बेकिंग सोडा बन जाएगा, सॉरी बेकिंग पाउडर बन जाएगा। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिलाओगे तो कौन सा, क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। कई बार पूछा जाता है बेकिंग पाउडर में क्या क्या मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, कभी दे देगा सिट्रिक अम्ल, कभी दे देगा कोई फलाना। आपको क्या ध्यान रखना है, टार्टरिक अम्ल। अब ध्यान से सुनते जाओ, जब बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं या पानी मिलाओगे तो क्या होगा, ये NaHCO3 और इसमें आपने गर्म करो या पानी मिलाओ तो H+ मिलाओगे। या क्या करोगे तो क्या होगा, ये H+ किसी भी अम्ल से क्रिया कराओगे तो ये क्या बनेगा, CO2 + H2O, और क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। ध्यान में रह जाएगी चीजें, ये क्या बन गया, लवण बन गया। ठीक, अच्छा जो ये CO2 निकली ना, जब आप इस बेकिंग सोडे को गर्म करो या किसी अम्ल में मिलाओ या पानी में मिलाओ तो एक CO2 गैस उत्पन्न होती है।
कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2। ये CO2 गैस है ना, यही आपके रोटी को फुलाती है। यही किसको फुलाती है? रोटी को फुला लेगी। यहाँ आपके किसको, कोई मान लो कचौरी बना रही है, फूल गई, पकोड़े फूल गए, मिर्ची बड़े फूल रहे हैं, केक फूलता है। ये इसमें कौन यूज होता है? बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इससे उत्पन्न CO2 के द्वारा पाव रोटी, ब्रेड और केक को फुलाया जाता है। मैंने कह दिया ना, केक वगैरह, डबल रोटी जिसे पाव रोटी कहते हैं, उसको भी फुलाया जाता है। अरे भाई इधर नहीं है, कहाँ जहाँ रखा था वहीं होगा, रखा कहाँ था उनको पूछो, वहां वहीं होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल उत्पन्न होते हैं, इससे उत्पन्न CO2 ये इसके पाव रोटी या ब्रेड केक वगैरह बनाने में काम आती है। इससे ये मुलायम और स्पंजी हो जाती है। आपने देखा होगा पाव रोटी, डबल रोटी देखी होगी, ब्रेड वगैरह रहती है ना, वो स्पंजी रहती है। खाना पकाते समय बेकिंग सोडा क्या करता है? उसमें पाता है, ये किसमें बदलता है? सोडियम कार्बोनेट में। साथ ही साथ ये H2 गैस, और ये क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। तो ये वापस CO2 उसमें दोगे बेकिंग सोडे को, तो ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, ये ध्यान रखें, Na2CO3 पॉइंट, इसमें 10 क्रिस्टल जल के अणु होते हैं। ठीक है ना। बेकिंग सोडा को गर्म किया हमने, तो बताओ ये क्या बन गया? धोने का सोडा। और इसमें 10 बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इसके क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा बनता है। इसमें 10 क्रिस्टलीकृत जल मिला दो, ये बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट बन गया। और सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने अणु मिला दिए जल के? 10। तो बताओ Na2CO3 और 10 किसके अणु हो गए? 10 जल के अणु जबरदस्ती डाल दिए, क्रिस्टलीकरण किया इसका, तो सीधे सीधे जल के 10 अणु गए। ये पॉइंट लगा के लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ये 10 जल के अणु। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, धोने के सोडे में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या बताओ, 10। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसका उपयोग क्या है? तो सुनो, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। कांच वगैरह बनाने में, साबुन बनाने में, और कागज उद्योग में भी होता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, बोरेक्स के उत्पादन में होता है। घरों में साफ सफाई करने में, कपड़े वपड़े धोने में। और ये इंपॉर्टेंट लाइन देखो, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, जल को परमानेंट मीठा करना है, तो ये यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। कि कोई भी लवण है, उसके साथ एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, कि जल के कितने अणु जुड़े हुए हैं, उसे अपन क्रिस्टलन जल कहेंगे। जैसे ये कॉपर सल्फेट है, इसे नीला थोथा कहते हैं। नीला थोथा इसका नाम है। कॉपर सल्फेट, इसमें कितने जल के अणु हैं? 5। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन जल के 5 अणु हैं, और इसमें सोडियम कार्बोनेट में 10 है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कौन सा पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे पेरिस एक चिट्ठी है जिसके नाम पर इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट, और इसमें हाथ H2 होता है। कितना? हाफ। ठीक है ना। कैसे बनाना है इसको? बनाने के लिए सुनो, आपको क्या करना? जिप्सम लेना। क्या करना? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, और इसमें 2 क्रिस्टलन जल के अणु। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जल के अणु कितने होते हैं जिप्सम में? क्रिस्टलन जल के अणु कितने होते हैं? तो ये ध्यान रखना, 2। जब इसको आप 273 जिसमें पानी उड़े करोगे, 273 केल्विन पे गर्म करोगे, तो कॉपर सल्फेट बनेगा आधा अणु, यानी कि इसमें से 1.5 अणु, कितना अणु? 1.5 अणु उड़ जाएगा, वाष्पित हो जाएगा।
तो क्या रह जाएगा, ये कॉपर सल्फेट और आधा H2O, यानी कि ये सल्फेट नाम लिखा ना यहाँ पर, ये इसका सॉरी कॉपर नहीं, गलत बोल दिया क्या, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट इसका नाम रह जाएगा। ठीक है ना, इसका नाम है, न कि उसका। क्या काम का आता है, ये सफेद रंग का चूर्ण है और जल में मिलाने पर कठोर जिप्सम बन जाता है, वापस इसमें पानी मिलाओगे तो वापस जिप्सम बन जाएगा। ठीक है ना, काम क्या आता है, मेन बात तो ये है। तो सुनो, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में करता है। आपने देखा होगा कि किसी की टांगड़ी टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, तो बेटा डॉक्टर उसके ऊपर प्लास्टर लगा देता है, पट्टी करता है और प्लास्टर लगा के ऐसे रख लेकर घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है ना, हाथ को हिलाया नहीं जाए, इसलिए हाथ को स्थिर रखेंगे तो हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। तो ये डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में करता है, खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में। खिलौने आपने देखे होंगे कई ऐसे बने रहते हैं मिट्टी के, जिसे वो होता है मिट्टी टाइप ही होता है, और छतों को चिकना करने में। आपके कोई पीओपी करते हैं ना, छत है या प्लास्टर है, वहां पर उसको चिकना करना है तो कहते हैं ना पीओपी करनी है, वो है। तो ये है, तो इस ऐसे यूज होते हैं। ठीक, तो इसी के साथ मुझे लगता है ये चैप्टर पूरा कर दिया है। ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि प्रभा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और नोट्स नहीं मिल रहे हैं आपको, कोई किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे मैसेज डाल दो। ठीक है, और ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लग रही क्लास। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। गुड नाइट।